हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। हम लोग जो करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या होता है। तो इजी भाषा में अगर बोले तो बहुत सारी चीजें हम लोग का डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत से हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो डेली लाइफ में बहुत सी चीजें करते हैं, जैसे कि अगर आप देखिएगा, जैसे गर्मी के दिनों में आपको एनसीईआरटी में दिया है, गर्मी के दिनों में अगर आप दूध को छोड़ देते हैं, ठीक है, दूध को छोड़ दीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, खुला छोड़ने का मतलब गर्मी के दिनों में अगर उसको आप छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। अब बहुत सी चीजें हमारे खाद्य पदार्थ जैसे है, वो सभी को अगर आप बहुत दिनों तक रख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, महकने लगेगा, उसमें से अलग से स्मेल आएगा। अब लोहे की चीजों को अगर हम लोग पानी में बाहर छोड़ देते तो आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि वहां पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो इतनी चीजें जो आप देखते हैं, जंग लग जाना, कोई भी चीज सड़ जाना, किसी भी चीजों से गंदगी बदबू आना, तो ये सभी चीजें आपका रासायनिक अभिक्रिया से आता है, रासायनिक अभिक्रिया का ही हिस्सा है। तो हम लोग केमिस्ट्री में जो है बहुत हमारे जीवन में, बस हमारे जीवन में जितनी चीजें हैं वो रासायनिक अभिक्रिया से ही होता है। बहुत चीजें अब देखिएगा, अगर हम बता दें, अब रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम लोग पहला इसका जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो फर्स्ट प्रकार से अगर बोलेंगे या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का उत्पादन करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम जो है अगर कागज को अगर जलाते हैं, ठीक है, कागज को आप जला दीजिए, मैग्नीशियम रिबन को छोड़ो, कागज को जलाओ, एक कागज पकड़े और उसको हम लोग जला दिए। अब कागज जलने के बाद क्या मिला, राख मिला। कागज किस अवस्था में था, राख मिला, गैस में धुआं मिला। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मिलता है। अब देखो परिभाषा आपको बोर्ड में नजर आएगा, ठीक है, ये परिभाषा आप जाइए डिट्टो का डिट्टो छाप दीजिए, आपको नंबर मार्क्स में मिलेगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा। अब उदाहरण में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम का दहन, मैंने ही लिखा है मैग्नीशियम का दहन। तो मैग्नीशियम क्या है, एक बाबू धातु है जो जलता है, आसानी से जला सकते हैं हम लोग। जब इसको हम जलाएंगे, जलेगा तो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वेरी गुड। अब जब ये जल रहा है तो जलने के बाद ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होगा, एक राख बनेगा, जलने के बाद राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया से क्या अभिलक्षण है, रासायनिक, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, चलिए इसको गायब करते हैं। अभी आगे हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, दूसरा स्लाइड है बाबू, समझ लो, दूसरा स्लाइड है। अब इसमें जो अभिक्रिया होगा उसमें क्या चीजें होगी, तो अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले होगा रंग में परिवर्तन, इसका रंग बदल जाएगा। ठीक है, दो चीजें अभिक्रिया होगा, लोहा का चीज देख लो, अगर अभिक्रिया होने के बाद, जंग लगने के बाद ब्राउन अलग कलर का बदल जाता है, लोहा जंग लगा, देखा लोहा पहले अलग था, जंग लगने के बाद अलग हो जाता है, तो रंग परिवर्तन उसमें आएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें अभिक्रियाएं करवाओगे तो उसमें रंग परिवर्तन आता है। उसके बाद गैस का उत्सर्जन, गैस निकलेगा। अगर आप देखिएगा कभी भी अभिक्रिया होगा जलने के बाद, मान लो कागज जला देते हैं, ठीक है, तो धुआं निकला, धुआं भी एक प्रकार का क्या है, गैस है, तो धुआं निकल रहा है, तो धुआं भी क्या हो जाए, कोई भी चीजों को जलते हुए देखा होगा तो धुआं निकलता है, तो गैस का उत्सर्जन रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरा बात क्या है, गैस का उत्सर्जन। तीसरा बात क्या हो जाएगा, ऊष्मा, प्रकाश का उत्सर्जन। कभी भी अगर आप देखे होंगे चूना, ठीक है, इसमें लेते हैं चूना को, लेते हैं चूना, जो आप घर में जो पचौड़ा करने के लिए चूना का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग चूना को पानी में डालिएगा तो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। अब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा उत्सर्जन होगा। ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जन होगा, उसमें प्रकाश नहीं लगेगा, ऊष्मा उत्सर्जन होगा, गैस भी निकलते आपको दिखेगा, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। प्रकाश का उत्सर्जन, कभी कभी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है कि प्रकाश भी होता है, प्रकाश भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। अगर किसी भी चीजों को जलाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट नजर आएगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, अवशोषण भी हो जाता है, मतलब ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, गर्म था वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यही रासायनिक अभिक्रिया आपका फ्रिज में काम करता है। फ्रिज क्या कर देता है, सभी चीजों को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया वहां पर भी काम कर रहा है, चीजों को ठंडा करने के लिए। अब देखिए अवक्षेप,
का बनना। अगर आप दो पदार्थ को आपस में बनाइए मिलाइएगा तो एक नया पदार्थ बनेगा, अवक्षेप बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। नया पदार्थ बनने को अवक्षेप बोलेंगे। गंध में परिवर्तन आएगा। आप लोग देखिएगा प्राकृतिक रूप से भी आप देख सकते हैं, अभिक्रिया भी कराएंगे उसमें भी उसका गंध में परिवर्तन आता ही आता है। छोड़ दो भाई, टिफिन में है अगर कुछ खाना, अगर आप मान लीजिए स्कूल जाते हैं तो अगर लंच बॉक्स लेके जाइएगा, लंच बॉक्स को साफ मत कीजिए, एक बार खा लीजिए उसमें छोड़ दीजिए, अब फिर लंच बॉक्स को अचानक मतलब कि एक दिन उसको बंद रखिए, दूसरा दिन उसको खोलिएगा तो देखिएगा अजीब टाइप से उसमें महक निकलेगा, ठीक है, उसमें गंदगी टाइप से एकदम स्मेल करेगा। तो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या चीजें होगा। रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, अवक्षेपण का बनना, गंध में परिवर्तन, ये सारी चीजें आपको लक्षण जो है जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लाता हूं। अभी ऐसा नहीं गया हुआ, देखो नेक्स्ट स्लाइड से हम मान लीजिए हम यहाँ बटन बनाते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों का एक नया टॉपिक आया, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभी तक मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको मैंने समझाया। अब रासायनिक समीकरण क्या है उसको समझिए। रासायनिक समीकरण क्या है? अभिक्रियाओं के प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो अभिक्रिया होगा बच्चा लोग, जो अभिक्रिया होगा उसको हम लोग उसको सूत्र में अगर हम लोग लिखे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाता है, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, हर एक चीजों को सेंटेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उसी सभी चीजों को कम करने के लिए हमें बनाना रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? जल बनाएगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? जल। इसी को हम लोग इसका प्रतीक में लिखेंगे। प्रतीक यानी कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O। तो बहुत सिंपल था, आपको बहुत आसान तरीके से आ गया। रासायनिक समीकरण क्या है? अभिक्रियाओं के प्रतीकों और सूत्रों द्वारा लिखने को रासायनिक समीकरण करते हैं। बस खत्म। अब रासायनिक समीकरण में दो समीकरण आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है कंकाल समीकरण और एक होता है संतुलित समीकरण। हमें फोकस डालना है संतुलित समीकरण, लेकिन आप जान जाइए कंकाल समीकरण क्या है। बहुत आसान है। कंकाल समीकरण क्या है? केवल सूत्र लिखे जाते हैं, संतुलित नहीं होता, उसे बोलते हैं कंकाल समीकरण। जैसे कि मैं यहां पर लिखा हूं, ये कंकाल समीकरण का ही उदाहरण है। अगर मैं लिख दिया H2 प्लस O2 क्या बनाया? H2O, तो ये हो गया कंकाल। कैसे कंकाल हुआ? देखो यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। क्या संतुलित है? नहीं है संतुलित, तो ये हो गया कंकाल समीकरण। अब हम देखेंगे संतुलित समीकरण क्या है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिख दूं यहां पर H2 प्लस O2, ठीक है, यहां पे आया H2O। अब देखो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, दोनों बैलेंस है बाबू, संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो हम यहाँ पर रख दिए 2, जिसके कारण ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। लेकिन यहाँ ध्यान दो, हाइड्रोजन हो गया 2 दूना 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा? 4। तो देखो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ये क्या हो गया हम लोगों का? संतुलित समीकरण। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, कि संतुलित समीकरण में समीकरण को संतुलित करना हमें सीखना पड़ेगा। और आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी आपको अलग से और तैयारी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपकी कैसा भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन कहे नहीं, आप आसानी से उसको संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं संतुलित समीकरण में। तो चलिए हम लोग संतुलित समीकरण यानी कि समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं लेके बता रहा हूं, अगर आपको और क्वेश्चन दिक्कत होगा तो मैं अलग से एक वीडियो, इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो है अभी इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसमें केवल रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें वो सारी चीजों को बताऊंगा, अलग अलग तरीका। तो अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूं।
तो देखिए यहां पर आपको देखना है एफी जो है, एफी जो है वो कितना है, ठीक है 1। यहां पर देखो तो एफी कितना है 3। तो यहां पर देखो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो इसको 3 बनाओ, इसके में आगे में लिख दो 3। सबसे पहले 3 बन गया, हो गया। अब यहां पर खत्म इसका। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, इसको 4 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिख दो 4। अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए तुमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 4, 4 दूना 8, खत्म। ठीक है, समझ में आया, इजी था ये। कार्बन कितना 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 3 और 1 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, तो कितना हो गया 4, खत्म। यहाँ पर सोडियम कितना है बच्चा 1, यहाँ पर सोडियम कितना है 2, सिंपल यहाँ पर डाल दो 2। अब यहाँ 2 डालने की वजह से ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन भी कितना हो गया यहाँ पर 2, ये दोनों जो हो जाएगा 2 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 4, 2 और 4 कितना हो गया 6। यहाँ चेक करो ऑक्सीजन 4 और 1 कितना है 5, हमें इसको कितना बनाना है 6, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए 2, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन कितना हो गया 6। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना था 1 था, तो 2 रख दिया, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 और 4 कितना हो गया 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर देखो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर कितना हो गया 2, 2 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 2 2 ना कितना हो गया 4, ये बैलेंस हो गया अपने आप। सल्फर देखो कितना है 1, तो यहाँ पर सल्फर कितना है 1, खत्म। ठीक है, समझ में आया, इस प्रकार से हमें संतुलित करना है। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्व है, क्यों जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो इसको समझते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी ये टॉपिक है। तो चलिए आते हैं, तो चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखते हैं, क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व हम लोग यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि कोई भी पदार्थ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान का बराबर होता है। यानी कि जितना अभिक्रिया आप भाग लीजिएगा, जितना आप अभिक्रियाओं को भाग करवाइएगा, अभिकारक भाग करेंगे, उत्पाद बनाने के बाद उसका द्रव्यमान बराबर होगा। ठीक है, पहला ये नियम आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर समीकरण संतुलित असंतुलित हो तो यह नियम पूरा नहीं होगा। अगर ये संतुलित नहीं कीजिएगा तो यह नियम पूरा नहीं होगा, और यह नियम पूरा नहीं होगा तो गड़बड़ है भाई। अब उसके बाद अभिक्रिया का सही स्वरूप बताना, अभिक्रिया का जो सही स्वरूप क्या है, अभिक्रिया जो कैसा है उसको बताने के लिए बहुत जरूरी है। संतुलित समीकरण से हमें यह सही जानकारी मिलती है कितनी अणु परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और कितने बनते हैं, ये चीजें भी है। तो एक और टॉपिक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तीसरा महत्व, तीसरा महत्व क्या है, यानी कि परमाणुओं की संख्या बराबर होना। परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो देखिए क्या लिखे हैं बोर्ड में, किसी भी तत्व के परमाणु ना तो बनते हैं, कोई भी तत्व का परमाणु ना तो बनेगा ना नष्ट होते हैं, ये बात होना चाहिए। संतुलित समीकरण से हर तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर बराबर रहती है। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये तो ना बनेगा ना तो नष्ट होगा, तो अगली बार अगर हम संतुलित नहीं करेंगे तो कभी जो परमाणुओं की संख्या मान लीजिए यहाँ पर है और इसी को ले लो, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर तो परमाणु का तत्व बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो खत्म भी नहीं होगा, नष्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ देखोगे तो ऑक्सीजन 2 है भाई और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यानी कि तो खत्म हो गया इसका मतलब। यानी कि संतुलित करना पड़ेगा, हमें खत्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें संतुलित करना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना डालना पड़ेगा 2, अब यहाँ 2 हो गया,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ का 2 कहाँ गया तो इसको भी 2 देना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम समीकरण को क्या करें, संतुलित करें। तो 3 महत्व आप लिख के आइएगा परीक्षा में, जैसा मैं लिखा हूं वैसा लिख के आइए, 1 नंबर नहीं कटने वाला है। तो आराम से उतार लो भाई इसको। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। तो देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अभी सबसे पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि इसमें जो होगा कि 2 तत्व, यानी कि 2 तत्व मान लो ए और ये मान लो बी, ये जुड़कर एक तत्व बनाते हैं। 2 तत्व जो है जुड़कर क्या बनाएंगे, एक तत्व बनाएगा, एक नया तत्व बनाएगा, उसको एक नया तत्व या एक नया पदार्थ बनाएगा, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान था, 2 को मिलकर एक बनेगा, ठीक है। 2 को या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तुम्हारा तो बहुत आसान है, इसी को मिला तो भाई H2O2 मिलके क्या बनाया, H2O, यहां पर हो जाएगा डबल कर दो, यहां से हो गया 2, यहां पर भी हो गया 2। तो यहां पर देखो 2 तत्व था, मिलके क्या बनाया, एक तत्व बनाया। तो संयोजन अभिक्रिया, खत्म, बात खत्म हो गया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्वों में बदल जाएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों में बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो देखो एग्जांपल में अभी ए जो है वो टूट गया, बी प्लस किसमें टूट गया, सी। हम एक उदाहरण ले लिए हैं फेरस सल्फाइड। क्या लिए हैं, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड यहां पर टूटा हुआ है, देखो फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो 3 तत्वों में यहां पर टूटा है, ठीक है। तो यहीं पर वियोजन खत्म नहीं होता है, वियोजन का उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो वियोजन करने का देखो 3 तरीका होता है। पहला तरीका, तत्वों को गर्म करके कर सकते हैं हम लोग। दूसरा तरीका, तत्वों में विद्युत धारा प्रवाहित करके किया जा सकता है। और तीसरा तरीका, सूर्य का प्रकाश। तो तीनों को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पेज बेट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊष्मा अपघटन। ऊष्मा अपघटन क्या है, जब किसी यौगिक को ऊष्मा के द्वारा अपघटित यानी कि तोड़ते हैं, अपघटित करते हैं, तो उसे ऊष्मा अपघटन कहते हैं। बस सिंपल बात है। ऊष्मा से अपघटित कीजिएगा यानी कि टूटना। अपघटन का मतलब क्या हो गया, टूटना। अपघटित कीजिएगा तो होगा ऊष्मा अपघटन होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। फिर है लेड नाइट्रेट, इसको ऊष्मा देंगे तो ये टूटेगा आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो ये किसके कारण टूट रहा है, ऊष्मा के कारण टूट रहा है। तो ये ऊष्मा अपघटन हुआ। और विद्युत अपघटन में क्या होगा कि जब हम किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जल में ही होता है, ठीक है, जल में होगा। तो जब हम किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन बोलेंगे। देखो H2 में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो H
H2 और O2 में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है, मैं वीडियो अलग से वीडियो शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा कि इसको कैसे प्रवाहित कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, इसका भी एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको मैं बता देता हूं। एक ग्लास, कांच का ग्लास लेना, ठीक है। कांच के ग्लास में 2 पेंसिल पकड़ लेना, ठीक है, 2 पेंसिल पकड़ना। 2 पेंसिल को यहाँ पर एक उसका जो ग्रेफाइट होता है, उसका ग्रेफाइट को निकाल लेना, या दोनों पेंसिल को दोनों तरफ से छील लेना। इसमें तार फिट कर देना, यहां पर भी तार फिट कर देना, और इसको बैटरी के साथ जोड़ देना, ठीक है। अब बैटरी के साथ जैसे जोड़ोगे, अब इसमें पानी में क्या हो जाएगा, पानी डालना है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो देखो इसको प्रवाहित होने के लिए तुमको कोई रिजल्ट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो तुमको इसको रिजल्ट लाना है तो NaCl डालना है इसमें। NaCl आयन टूटेगा, नमक डालना, NaCl मतलब नमक डालना, नमक घोल देना। अब जब से तुम इसमें नमक घोलोगे तो उसके बाद तुम्हें जो है यहाँ पर बुलबुला नजर आएगा, यहां से एक में ज्यादा नजर आएगा और एक में कम नजर आएगा, ठीक है। जिसमें ज्यादा नजर आ रहा है समझ जाइएगा वो क्या है, हाइड्रोजन है, और जिसमें कम नजर आ रहा है वो समझ जाइएगा वो क्या है, ऑक्सीजन है। सूत्र में ही समझ जाओ बाबू, H2O यानी कि डबल निकलेगा ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो देखते हैं प्रकाश अपघटन, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो अपघटन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन बोलते हैं। परिभाषा तुम खुद ही लिख लेना। अब देखो यहां पर सिल्वर क्लोराइड जो है, इसको सूर्य के प्रकाश में अगर हम रखते हैं तो ये टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन में टूटेगा, अपघटित होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे जाते हैं। अगला वियोजन का जो है ये खत्म हो गया टॉपिक। अगला हम लोग आते हैं विस्थापन अभिक्रिया में, लिख लो। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया जो है बहुत ही इजी है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया आपका लाइफ से जुड़ा हुआ है। कम पावरफुल वाले लोग हमेशा पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा पावरफुल वाले लोग होता है, कोई समुदाय है, कोई ग्रुप है, तो क्या करेगा कि जो पावरफुल वाला है वो कमजोर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब मेला में आप खरीदने गए हैं कोई भी चीजें, अब मेला में 4-5 लोग एक जगह इकट्ठा भीड़ है, तो अगर आप पे ताकत है तो आप वहां पर जाइएगा, तो जो कमजोर है उसको क्या कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। और आप कमजोर है तो निकालने नहीं सकिएगा, हटाने नहीं सकिए। वही चीज इसमें होता है कि इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। पावर नहीं है तो वो नहीं रह पाएगा वहां पर, ठीक है। यहां पर देखोगे एक यौगिक में यहां पर रखा हूं, यहाँ यौगिक है, यहाँ यौगिक है, यहाँ यौगिक है। इस यौगिक में ये जो कॉपर है, Cu है, वो जिंक से बेचारा कमजोर है, तो जिंक क्या करेगा, इसको हटा देगा। चल हट यहां से, तो यहां से हो जाएगा ZnSO4, और ये कॉपर बेचारा साइड में निकल जाएगा। फिर यहां पर देखोगे कॉपर जो है इससे भी कमजोर है, आयरन से भी कमजोर है, तो ये भी बेचारा चला गया। कॉपर तो लेड से भी कमजोर होता है, तो यहां पर PbCl2, और यहां हो गया आपका Cu, ठीक है। तो जो पावरफुल है वही राज करेंगे, बहुत आसान था। अभी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखते हैं, बहुत आसान है। 2 यौगिक आपस में आयनों का अदला बदली करते हैं। द्विविस्थापन में क्या होगा, एक साथ 2 चीजें बदलाव होगा, 2 बदलाव होंगे, 2 तत्व एक जगह से बदले। विस्थापन में एक ही को बदल रहा था, अभी 2 बदलेगा। यहां पर देखो सोडियम है और यहां पर देखो बेरिलियम है, ठीक है। तो यहां पर चेंज देखो, तो सोडियम के साथ SO4 के साथ Na है, और यहां पर SO4 के साथ देखो Ba है, यानी कि इसका जगह पे ये आ गया, ये वाला, और ये इसके जगह पे एक्सचेंज ऑफर बाबू। ये इसके पास चला गया और ये इसके पास चला गया। तो देखो यहां पर क्या आ गया, क्लोरीन के साथ क्या आ गया, NaCl आ गया। बस यही था कि आयन का आदान प्रदान करेगा, सॉरी अदला बदली करेगा, उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो फटाक से नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जल्दी से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं उपचयन और अपचयन क्या है। लगभग हम लोग खत्म कर ही दे रहे हैं इस चैप्टर को। तो उपचयन क्या है, उपचयन बहुत आसान है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ का ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर क्या होगा, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा
या तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये सारी चीजें हो सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलेंगे। ऑक्सीजन जुड़ा तो बाबू समझ लो कि उपचयन होगा। जैसे कि एक उदाहरण हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से देखोगे तो यहाँ कार्बन है, यहाँ सॉरी कॉपर है और ऑक्सीजन है। अभी क्रिया करके यहाँ से जो कॉपर था उसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद इसको ही बोलेंगे उपचयन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ देखूं तो एक उदाहरण था हम लोगों का, एक उदाहरण और ले लेते हैं। H2S जो है, और इसको अभिक्रिया करवा देते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो इस अभिक्रिया में तुम्हें दिखेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया, हटा। तो हम यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन हटता है या निकलता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो दो उदाहरण मैंने दे दिए। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी उपचयन होगा, और हाइड्रोजन हटेगा तब भी उपचयन होगा। तो अभी यहाँ पर देखो इसी का उल्टा बात है, अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पर से हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखो कॉपर ऑक्साइड, यहाँ अभिक्रिया करने के बाद बचा कॉपर, ऑक्सीजन हट गया यार, तो ऑक्सीजन हटा तो क्या बोलोगे, अपचयन। ऑक्सीजन को हटने को क्या बोलेगे, अपचयन बोलोगे। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन हटा तो क्या हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन। ठीक है, समझ में आया। अगर ये चीजें दोनों एक साथ हो, दोनों, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ से यहाँ में अगर हम देखें तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। एक में अपचयन हो रहा है एक अभिकारक के साथ। अगर ध्यान दीजिएगा, एक अभिकारक अपचयन हो रहा है और एक अभिकारक उपचयन हो रहा है, तो इससे ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखते हैं। चलिए ठीक है, उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, अभी मैंने समझाया तुम लोगों को, लेकिन फिर से बता देता हूं कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक उपचयन हो रहा है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना, अभिकारकों में ध्यान दो क्या क्या चीजें हो रहा है। पहला अभिकारक में ऑक्सीजन हट रहा है बाबू, निकल रहा है, तो हो गया अपचयन। दूसरा अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ रहा है उसको देखो, कोई तत्व, इसको अलग मत, तत्व को छोड़ दो, समझो मत, बस यहाँ पर देखो कि जुड़ कौन रहा है, इसके साथ निकल रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, अपचयन। इस ये जो तत्व है, कुछ भी हाइड्रोजन मत समझो अभी, तो ये इसके साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बोलोगे, यहाँ पर उपचयन, और हटेगा तो क्या बोलोगे, अपचयन। ठीक है, लास्ट टॉपिक पहुंचते हैं। चलिए दो लास्ट टॉपिक आगे हम लोग, संक्षारण। संक्षारण क्या है बच्चों, संक्षारण क्या है, आप लोग देखिएगा, कोई भी जो लोहा का चीजें हो गया, अगर हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, पानी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, चांदी की चीजें, अगर हम लोग चांदी का जो ये ब्रेसलेट है, चांदी का चेन आप पहनते हैं, तो ये सारी चीजें देखिएगा कि काला पड़ जाता है। ठीक है, तांबा में क्या हो जाता है, हरा परत चढ़ जाता है। तो यही सभी जो है, जो इस सभी को बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या। लोहे में जंग लगना, लोहे का जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये संक्षारण का उदाहरण है। लास्ट आपका हो गया विकृत गंध्यता। अब देखो कि जितने भी तेल की चीजें हैं वो अपचयित हो जाएंगे। अगर चिप्स में देखोगे तो उसमें हवा भरा होता है। कौन सा हवा भरा होता है, नाइट्रोजन गैस। कौन सा भरा होता है, नाइट्रोजन गैस, जो ऑक्सीजन के साथ अपचयित होने से उसे बचाता है। बंद करके रखेंगे सारी चीजों को। अगर तेल की चीजें हैं तो जितनी भी तेल की चीजें अगर ऑक्सीजन के साथ अपचयित हुआ तो वो सब हो जाएगा विकृत गंधी।
वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अलग महकेगा, उसका गंध का स्वाद बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा, तो विकृत गंधी होता है। ठीक है, रुको रुको, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक दो टॉपिक जो आपका बच गया है। एक होता है ऊष्मा क्षेपीय और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसका परिभाषा लिख लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, इसको नोट्स बना लो। फाइनली लास्ट हम लोग देखेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। देखो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया करने पर हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। ठीक है, इस संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही आपका आएगा, संयोजन अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा। ठीक है, तो ये ऊष्मा क्षेपी हो गया। जस्ट इसका उल्टा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे करने के लिए हमें ऊष्मा या प्रकाश देना पड़ता है, हमें उसको प्रदान करना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है या प्रकाश देना पड़ता है, तब ये अभिक्रिया करता है। अर्थात इसका है ऊष्मा और प्रकाश को अवशोषित करता है, ये अवशोषित करता है, अपने अंदर लेता है। तो इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया में तीन प्रकार से देखे थे, ऊष्मा के अनुसार देखे थे, विद्युत के अनुसार देखे थे और प्रकाश के अनुसार। जब हम लोग दे रहे थे तब ये अपना अभिक्रिया कर रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट को देखो ऊष्मा प्रदान कीजिएगा तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, इसका क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बीच का है उसको बताऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। ठीक है, चैनल भले ही छोटा है लेकिन मैं छोटा नहीं हूँ, मैं पढ़ाने का तरीका जानता हूँ। भले चैनल में सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन चैनल का सब्सक्राइबर शुरुआत तो किया हूँ मैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे जरूर आगे बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।